हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 15 दैट इज अवर इन्वायरमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं एक्टिविटी 15.3 में। आज हमारा ये थर्ड सेशन है इस चैप्टर का। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट पेस्टिसाइड लेवल्स इन रेडीमेड फूड आइटम्स आर ऑफन सीन दीज डेज। न्यूज़पेपर में ये अक्सर रिपोर्ट रहती है कि जो भी रेडीमेड फूड आपको मिलते हैं बाज़ार में, पैक्ड फूड आप कह सकते हो, उनमें पेस्टिसाइड का जो लेवल है वो कितना है। एंड सम स्टेट्स हैव बैंड दीज प्रोडक्ट्स, और कुछ राज्यों ने, स्टेट्स ने इन फूड आइटम्स के ऊपर बैन भी कर दिया है। डिबेट इन ग्रुप्स द नीड ऑफ सच बैन, और अपने ग्रुप बना के इन पे डिबेट करें कि ऐसे बैन्स की जरूरत क्या है। What do you think would be the source of pesticides in these food items? आपके अकॉर्डिंगली इन पेस्टिसाइड्स का जो सोर्स है इन फूड आइटम्स में वो क्या हो सकता है? Could pesticides get into our body from this source through other food products through? क्या दूसरे फूड प्रोडक्ट्स से भी ये जो सोर्सेज हैं पेस्टिसाइड के, मतलब हम लोग हमारे अंदर आ सकते हैं? मतलब इस सोर्स से जो पेस्टिसाइड है किसी और फूड प्रोडक्ट के थ्रू भी हमारे अंदर जा सकते हैं। डिस्कस व्हाट मेथड कुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस आवर इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड्स, और ऐसे मेथड्स को डिस्कस करें जिससे कि ये पेस्टिसाइड जो हम लोग ले रहे हैं उनका अमाउंट कम हो सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स? ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा है। ट्रॉफिक लेवल क्या है? किसी भी फूड चेन के जो लेवल्स बनते हैं एक चेन में, उन लेवल्स को वी कॉल ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे कि आपके पास ये तो इकोसिस्टम का है, वैसे हालांकि ऐसा ही कुछ था, लेकिन अगर आपको याद हो, प्रोड्यूसर्स थे, प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, वो वाले बेसिकली क्या है हमारे पास ट्रॉफिक लेवल्स है। मैं ये वाली है, these are the trophic levels: producers, primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers। तो ये सीरीज है, ये चेन है कि which organism will feed which one, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस चीज को खाएगा, और हर लेवल को ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द ट्रॉफिक लेवल इन इट। तो एक फूड चेन बनाए और इसके अंदर डिफरेंट टॉप ट्रॉफिक लेवल्स क्या है वो बताएं। सबसे पहले आप लोग क्या बना सकते हो, ग्रास बना दें। ग्रास यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। ओके, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, मैं व्हाइट उस पर बोर्ड पे सकता हूँ, स्पेस नहीं तो फिर मैं गड़बड़ रहेगी। ओके यस, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, ग्रास। ग्रास क्या है, यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स है, या फिर हम लोग इनको प्रोड्यूसर्स भी कहेंगे, और ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। ग्रास को कौन खाएगा? ऑफ कोर्स है हिरन। दीज आर फर्स्ट, फर्स्ट नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर लिखेंगे हम लोग, प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स भी इनको आप बोल सकते हो, और ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। फिर डियर को कौन खाता है? लेट मी से टाइगर खाता है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, या स्मॉल कॉर्निवोर्स। हालांकि स्मॉल तो नहीं हुआ, ये तो बड़े वाला कार्निवोर ही हो गया। चलो फिर भी समझने आने के लिए, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो इस तरीके से आप ये एक सीरीज बना सकते हो। इसके अलावा आप जो भी आप सीरीज अच्छी लगे आप लोग बना सकते हो, कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है। What is the role of decomposers in the ecosystem? Decomposers का क्या रोल है इकोसिस्टम में? दो रोल है जी। पहला रोल ये है कि डिकम्पोजर जो डेड मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करते हैं और उसको सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक से उनको इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे डाउट है, लेट मी चेक। ओके, यहाँ तो मैंने चेक कर लिया है। यस, डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में डिकम्पोज करते हैं, एंड बाय दिस प्रोसेस दे क्लीन अप द एनवायरनमेंट। एक तो वो एनवायरनमेंट को क्लीन अप कर देते हैं, सेकेंडली द मटेरियल मिक्स अप विद द सॉइल। जो मटेरियल है डिकम्पोज हुआ वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, which increases the nutrition power of soil, जो soil की nutrition power को increase कर देता है, which are again taken up by the plants, और जो उनको plants दोबारा टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये decomposers के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है
हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट, हमारी एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती हैं। वी आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, हम लोग एनवायरनमेंट के इंटेग्रल, इंटेग्रल मतलब जिससे हम लोग अलग नहीं हो सकते वो हिस्से हैं। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं वो हमें प्रभावित करते हैं। एंड अवर एक्टिविटीज चेंजेस द एनवायरनमेंट अराउंड अस, और हमारी एक्टिविटीज जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसे चेंज करती हैं। We have already seen in class 9 how our activities pollute the environment. हमने 9th क्लास में देखा है कि किस तरीके से हमारी एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल बी लुकिंग एट टू ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हम लोग दो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को देखेंगे इन डिटेल में। दैट इज जो क्या क्या है, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, एक तो है ओजोन लेयर का खत्म होना, एंड वेस्ट डिस्पोजल, और दूसरा है वेस्ट डिस्पोजल, जो भी मटेरियल यहाँ पे हमारा डिस्पोज हो रहा है वेस्ट, उसे हम लोग किस तरीके से निपटा रहे हैं उसकी बात होगी। फर्स्ट करते हैं शुरू, ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। ओजोन लेयर और ये कैसे खत्म हो रही है। ओजोन O3 इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जब 3 एटम्स मिलती हैं तो ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है। while O2 which are normally referred to as oxygen is essential for all aerobic forms of life, ऑक्सीजन O2 की जरूरत एरोबिक फॉर्म्स के लिए जरूरी है, जो हमने पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, लेकिन जो ओजोन है O3 है वो एक जहर है जो हमारी डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। However, at the higher levels of the atmosphere, लेकिन एटमोस्फेयर के हायर लेवल्स पर ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन, ओजोन जो है वो एक बहुत जरूरी फंक्शन परफॉर्म करता है। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ये हमारी अर्थ की सरफेस को सन से आ रही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जिनको आप यूवी रेडिएशन बोलते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स, ये जो रेडिएशन आ रही हैं ये ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक, डैमेज, नुकसान पहुंचाने वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बींग्स में स्किन कैंसर की ये वजह होती है। Ozone at the higher levels of atmosphere is a product of UV radiations acting on oxygen molecule. जब ऑक्सीजन, ओजोन कैसे बनती है, एटमॉस्फेयर के हाई लेवल्स पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पे जब यूवी रेडिएशन एक्ट करती है तो उससे ओजोन बन जाती है। हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम ऑक्सीजन मोलिकुलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स, यूवी रेडिएशन के पास बहुत हायर एनर्जी होती है और वो ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देती है ऑक्सीजन की एटम्स में, यानी कि जो O2 है वो आपका O+O एटम्स में डिवाइड हो जाता है। These atoms then combine with molecular oxygen to form ozone as shown, और फिर ये एटम्स ऑक्सीजन के साथ मिल जाती हैं O2 मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ और ओजोन बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए O2 जो है वो यहाँ पे O+O में स्प्लिट हो गया, और फिर ये जो ऑक्सीजन का एटम है वो O2 के साथ मिलके O3 यानी कि ओजोन बना रहा है। इंपॉर्टेंट है ये चीज आप लोगों को, ये आपको जरूर करनी चाहिए। The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in 1980s. ओजोन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से नीचे गया है 1980s में। This decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, CFC, which are used as refrigerants and in fire extinguishers. इसकी वजह ये बनाई गई है कि कुछ केमिकल्स हैं जिनको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, और जिनको रेफ्रिजरेंट पे यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर्स बनाने में, और फायर एक्सटिंग्विशर्स आग बुझाने वाले चीजों में। इन 1987 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels. तो उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया जिससे कि CFC प्रोडक्शन का जो अमाउंट है
वो 9086 लेवल्स के अकॉर्डिंगली बनाया जाए। मतलब इससे ज्यादा अमाउंट सीएफसी की यूज नहीं की जा सकती या प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free generators throughout the world। अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो भी वो रेफ्रिजरेटर्स बनाना चाहते हैं उनमें वो सीएफसी का यूज नहीं होगा पूरी दुनिया के अंदर। तो यानी कि 1986 लेवल्स के अकॉर्डिंगली सीएफसी प्रोडक्शन को फ्रीज किया गया, जिसका यूज नहीं किया जा सकता। और अब ये कंपलसरी है कि दुनिया में जितने भी फ्रिज बनेंगे उनमें सीएफसी का यूज नहीं होगा। एक्टिविटी 15.4, find out the library from the library, internet or newspaper reports which chemicals are responsible for the depletion of the ozone layer। लाइब्रेरी, इंटरनेट और न्यूज़पेपर की रिपोर्ट से आप पता लगाइए कि कौन से केमिकल्स हैं जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह है। Find out if the regulations put in place to control the emission of these chemicals have succeeded in reducing the damage to the ozone layer। और ये भी पता करें कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं इन केमिकल्स की एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, क्या वो ओजोन लेयर का डैमेज कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हुए हैं। हैज द साइज ऑफ द होल इन द ओजोन लेयर चेंज इन रिसेंट ईयर्स। क्या ओजोन लेयर के जो साइज की बात हम लोग करते हैं किसके अंदर होल है उसका साइज जो है क्या वो अभी कुछ सालों में चेंज हुआ है। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, तो ओजोन की प्रॉब्लम डिस्कस हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो कूड़ा करकट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको मैनेज करना। इन अवर डेली एक्टिविटीज, हमारी रोजाना की एक्टिविटीज में वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे, हम लोग ऐसा बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करते हैं जो कि हम लोग बाहर फेंकते हैं। व्हाट आर सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स, इनमें से कुछ वेस्ट मटेरियल्स क्या हैं। व्हाट हैपेंस आफ्टर वी थ्रो देम अवे, हम जब उनको फेंक देते हैं फिर उनका क्या होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए चलिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 15.5, लेट अस स्टार्ट। कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम्स, अपने घर से वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करें। दिस कुड इंक्लूड ऑल द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग अ डे like kitchen waste, spoiled food, vegetable peels, used tea leaves, milk packets and empty cartons। इनमें आपका वेस्ट जनरेट हो सकता है पूरे दिन का, जैसे किचन में से आपका वेस्ट निकल के आया, खाना जो खराब हो गया है, वेजिटेबल्स के छिलके, चाय पत्ती, मिल्क, दूध के पैकेट्स और कुछ खाली डब्बे। वेस्ट पेपर, जो पेपर आपका यूज नहीं रहा, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स, दवाइयों की खाली शीशियां, स्ट्रिप्स हो गए, लीव्स टाइप बोल सकते हो आप, बबल पैक्स हो गए जिसमें चिटकी सी बचती हैं, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, पुराने और फटे कपड़े, ब्रोकन फुटवेयर या टूटी हुई चप्पलें, ये सारे मतलब आपके क्या है, वेस्ट मटेरियल हैं। Bury this material in a pit in the school garden, or if there is no space available, you can collect the material in an old bucket or flower pot and cover with at least 15 centimeter of soil। अब इस मटेरियल को आप एक खड्डे में गोद दें आपके स्कूल के गार्डन में, या फिर अगर वहां पे स्पेस नहीं है तो आप सारा मटेरियल इकट्ठा करें और एक पुरानी बाल्टी या फिर किसी गमले में उनको पुट कर दें और उनको कम से कम 15 सेंटीमीटर सॉइल के साथ कवर कर दें। कीप दिस मटेरियल मॉइस्ट, इस मटेरियल को गीला करें, गीला रखें एंड ऑब्जर्व एट 15 डेज इंटरवल, और इनको 15 दिनों के इंटरवल तक ऑब्जर्व करते रहें। 15-15 दिन बाद आपने इनको चेक करना है। व्हाट आर द मटेरियल्स दैट रिमेन अनचेंज्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कौन से ऐसे मटेरियल थे जिनमें कोई चेंज नहीं आया टाइम के लंबे समय बीत जाने के बाद भी। व्हाट आर द मटेरियल्स व्हिच चेंज देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम, कौन से ऐसे मटेरियल थे जिनका फॉर्म और स्ट्रक्चर टाइम के साथ चेंज हो गया। ऑफ दीज मटेरियल्स दैट आर चेंज व्हिच वन चेंजेस द फास्ट, जो मटेरियल में चेंज हुआ कौन से ऐसे मटेरियल थे जिनमें जो चेंज हुआ है वो ज्यादा फास्ट हुआ है। मतलब चेंज तो आया लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि हर किसी में सिमिलर टाइम या सेम टाइम पे चेंज आया हो, किसी में ज्यादा फास्ट किसी में स्लो आया होगा। तो आपको ये भी देखना है कि किस मटेरियल में ज्यादा फास्ट चेंज आया और किसमें चेंज आने का प्रोसेस स्लो था। We have seen in the chapter on life process that food we eat is digested by various enzymes in our body। हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में देखा है कि जो फूड हम लोग खाते हैं वो ये फूड है जिनमें हमारे बॉडी में अलग अलग एंजाइम डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन करते हैं। Have you ever wondered why the same enzyme does not break down everything we eat? क्या आपको कभी हैरानी हुई है कि एक ही एंजाइम या सेम एंजाइम
हर टाइप के फूड को ब्रेक डाउन क्यों नहीं करता जो भी हम लोग खाते हैं? एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ये इसलिए है क्योंकि एंजाइम अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को ब्रेक करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हर एक एंजाइम के लिए एक अलग फूड है जिसको वो ब्रेक डाउन कर सकता है। सारे एंजाइम हर टाइप के फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल, इसीलिए जब हम लोग कोला खाने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई ऐसा एंजाइम है ही नहीं है जो कोला को डिकम्पोज या फिर उसको ब्रेक डाउन कर सके। Because of this, many human-made materials like plastics will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes. इसी वजह से काफी सारी चीजें जो इंसान ने बनाई हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, वो किसी भी बैक्टीरिया से या सैप्रोफाइट्स यानी कि जो डेड डिकम्पोजिंग मटेरियल्स को खाते हैं, यू कैन से लाइक दैट, वो उनके द्वारा ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। These materials will be acted upon by physical processes like heat and pressure, but under the ambient conditions found in our environment they persist for a long time। ये मटेरियल के ऊपर फिजिकल चीजें जैसे कि हीट और प्रेशर तो एक्ट कर सकता है, लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं उनमें जो कंडीशन मिलती हैं ये काफी लंबे टाइम तक वहां पे रहेंगे। जैसे आप कुरकुरे का पैकेट खा लो, पैकेट आप इधर उधर फेंक देते हो तो वो पैकेट एज इट इज ही आपको मिलेगा, चाहे आप 5 दिन बाद देखो या 10 दिन बाद देखो, क्योंकि जो हमारी इन्वायरमेंट की कंडीशन है वो उस पैकेट को खत्म नहीं कर सकती। Substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable। ऐसी चीजें जिनको बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन किया जा सकता है उन्हें हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। हाउ मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस यू बरीड वर बायोडिग्रेडेबल, कितनी चीजें थी जो आप लोगों ने दबाई थी वो बायोडिग्रेडेबल थी? Substances that are not broken down in this manner are said to be non biodegradable। जो चीजें इस तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो सकती उनको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। These substances may be inert, ये substances नॉन रिएक्टिव हो सकते हैं एंड सिंपली परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं और मे हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के अलग अलग मेंबर्स को हार्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये किसी भी ड्रेनेज में आ जाए ये वाले तो वो ड्रेनेज ब्लॉक कर देंगे। अगर कोई एनिमल इन फूड मटेरियल्स के साथ इन चीजों को भी नॉन बायोडिग्रेडेबल को भी खा लेते हैं तो इससे उनके स्टमक में प्रॉब्लम आ सकती है, और इवन कई केस में हमने देखा भी है कि उनकी डेथ भी हो जाती है। एक्टिविटी 15.6, use the library or internet to find out more about biodegradable and non biodegradable substances। आपको लाइब्रेरी या इंटरनेट से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस पहचान करने हैं। लिस्ट बनानी है, यू कैन से लाइक दैट। हाउ लॉन्ग आर वेरियस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन आवर एनवायरनमेंट, कितना टाइम तक अलग अलग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हमारे इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, ये हमें नोट करना है। दीज डेज आजकल न्यू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक विच आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल आर अवेलेबल, एक नई टाइप की प्लास्टिक है जिसे कहा गया है कि वो बायोडिग्रेडेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। फाइंड आउट अबाउट मोर सच मटेरियल एंड वेदर दे डू और डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, तो हमें ऐसे ही कुछ और मटेरियल सर्च करने हैं और ये देखना है कि क्या वो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं या नहीं करते। ओके, आगे क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है why are some substances biodegradable and some non biodegradable, कुछ सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्यों? क्योंकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इसलिए है जो चीजें लिविंग चीजों से बनी है, लिविंग चीजों के थ्रू बनी है, थ्रू का मतलब है कि उनकी बॉडी या उनके बॉडी के अंदर जो बना है दैट आर बायोडिग्रेडेबल। लेकिन जिनमें नॉन लिविंग से चीजें बनती हैं, यू कैन से कि जिनको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है they cannot be decomposed by the various microorganisms, so they are called non biodegradable। यानी कि जिन सब्सटेंसेस को डिकम्पोज किया जा सकता है दे आर बायोडिग्रेडेबल, और जिनको नहीं किया जा सकता वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल नॉर्मली लिविंग थिंग्स होती हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें जो हम लोग ह्यूमन बीइंग बनाता है वो चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं।
अब जैसे अब हमारे पास कोल है, तो कोला भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज ही है, लेकिन उसको ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया, तो मतलब इट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये लिखना थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। Give two any ways in which biodegradable substance would affect the environment। ऐसे दो तरीके बताएं जिनमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस environment को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट तो हम लोग ये लिखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं, अगर जब वो डिकम्पोज होते हैं दे प्रोड्यूस वेरी फॉल स्मेल, तो वो उनमें से बहुत ही फॉल स्मेल आती है विच कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिसीजेस, जिससे बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं। सेकंड हम लोग एक एडवांटेज लिख देंगे कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ऑन डिकम्पोजिंग दे ऐड या और दे you can say increases, yes they increase the nutrition capability of the soil। जो soil की nutrition capability है वो उसको increase कर देते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग ये लिख सकते हैं, जो एक आप प्लस पॉइंट लिख दो और एक आप माइनस पॉइंट भी लिख सकते हो। Give any two ways in which non-biodegradable substances would affect the environment। तो ऐसे इफेक्ट बताइए दो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस पहुंचाते हैं। इनमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स ही लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ब्लॉक द ड्रेनेज सिस्टम। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। सेकंड हम लोग देंगे दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दे परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द एनवायरनमेंट। क्योंकि ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज नहीं होते, तो वो एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहते हैं and they may harm the number of elements in the a number of organism in the ecosystem। और इकोसिस्टम में नंबर ऑफ जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के जो अफेक्ट करते हैं दो वेज उनको आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हो, देख के जो भी आप करना चाहो। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू।